गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। सो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? आप सबको पता है, आपने 9th क्लास से पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, लाइट एंड CO2। ठीक है, तब ये सब चीज़ें होंगी उसके पास तो वो अपना फूड खुद बनाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हैं, तो उसको हम समझते हैं कि फ़र्स्ट क्या है, सेकंड क्या है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या था कि कैसे हमें पता करना है कि स्टार्च फॉर्मेशन, स्टार्च कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होता है स्टार्च हमारा, बट हम किस एक्सपेरिमेंट से ये बता सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने 2 लीव्स लेनी है। एक हमने वेरिजेटेड लीफ ली, एक हमने लीफ ली जिसको हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया पार्शली, और दोनों ही लीव्स को हमने लाइट के सामने रख दिया। तो आप ये देखोगे, इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट जो स्टार्च है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, ग्रीन पार्ट में ही देखने को मिलेगा। और जो अलग पार्ट है जिसको हमने ब्लैक पेपर से कवर करा हुआ है, वहाँ पे आपको स्टार्च नहीं मिलेगा जब आप इस लीव्स को टेस्ट करोगे। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा, हमने एक लीव्स ली, उसको हमने किस में डाल दिया, एक उसमें डाल दिया जिसमें KOH एब्जॉर्ब कॉटन को हमने रखा है। KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर देता है। तो इस बकेट के अंदर जितनी भी CO2 है वो KOH ले लेगा। तो इस प्लांट को क्या है, CO2 नहीं मिल रही है, इतना पोर्शन जो है प्लांट का, और ये वाला पोर्शन एक्सपोज टू एयर है, इसे मिल रही है। तो ऑन टेस्टिंग प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो एक्सपोज्ड पार्ट था लीफ का वो टेस्टेड हुआ पॉजिटिव फॉर स्टार्च, और ये पार्ट ये हुआ नेगेटिव क्योंकि इसे CO2 नहीं मिली, तो इसमें स्टार्च नहीं बनेगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि फूड बनाने के लिए, मतलब स्टार्च बनाने के लिए, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, क्लोरोफिल, लाइट, CO2। इस केस में हमने लाइट की प्रेजेंस को बताया, इस केस में हम CO2 की प्रेजेंस को बता दें कि अगर इसको CO2 नहीं मिलेगी तो यहाँ पे स्टार्च भी नहीं मिलेगा, स्टार्च नहीं मिलेगा तो नेगेटिव टेस्ट देगा। तो जो ये दे रहा है नेगेटिव, इससे क्या पता लगा, शो CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, की CO2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था हमारा जोसेफ प्रिस्ली का, जो कि 1770 में उन्होंने करा। इन्होंने इसमें बताया कि इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट की ग्रोथ के लिए एयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें इन्होंने क्या करा, अच्छा ये वाला है रैट वाला, ठीक है। इन्होंने एक जार लिया था, उसमें रैट को रखा, ठीक है, और एक इन्होंने इसमें कैंडल रखी, ठीक है। तो इस जो रैट और कैंडल थी उसको मतलब क्लोज कर, तो देखा कि दोनों मर गए कुछ देर बाद, ठीक है, क्योंकि उन्हें एयर नहीं मिली। अब उन्होंने दोबारा इसी एक्सपेरिमेंट में क्या करा, रैट भी था, कैंडल भी थी, और मिंट प्लांट रख दिया। अब इन्होंने देखा कि कैंडल कुछ देर तक जलती रही, मतलब बुझी नहीं, क्योंकि जो मिंट प्लांट है वो कुछ ना कुछ ऐसा रिलीज़ कर रहा है कि इनको मिल जा रही है एयर। तो वही इन्होंने इस पर एक्सप्लेन करा था कि प्लांट रिस्टोर एयर वट एवर ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। हमें पता है कि जो एनिमल है वो CO2 रिलीज़ कर रहा है और बर्निंग कैंडल भी CO2 रिलीज़ कर रही है, और हमें पता है कि प्लांट क्या करता है, O2 देगा इनको और CO2 लेगा अपने अंदर, तो ऐसे एक बैलेंस कर रहा है एयर को। तो यही इसमें बताया गया था कि इसेंशियल रोल बताया था एयर के लिए, प्लांट को कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एयर का। नेक्स्ट है हमारा जैन इंगनहाउस का। इन्होंने क्या करा, ये सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा जो जोसेफ प्रिस्ली ने करा था, बट इन्होंने क्या करा, इस एक्सपेरिमेंट को एक बार लाइट में करा, एक बार डार्क में करा, जिससे इन्होंने बताया कि शो सनलाइट इज इसेंशियल फॉर प्लांट प्रोसेस। इससे इन्होंने बताया कि सनलाइट कितना इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने क्या करा कि यही एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने लाइट की प्रेजेंस में करा तो स्मॉल बबल्स फॉर्म हुए ग्रीन पार्ट में, जहाँ से क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी ऑक्सीजन, पर डार्क पार्ट में बबल्स फॉर्म नहीं हुए, जिससे कि ये पता लगा कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था जूलियस वॉन सैक्स का। इसमें इन्होंने बताया कि ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट वेयर ग्लूकोज इज मेड एंड ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च। इन्होंने यही बताया कि वॉन सैक ने ग्लूकोज किसके अंदर स्टोर्ड होता है, स्टार्च के, उसमें ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च, ये किसने बताया, वॉन सैक ने। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट TW एंगलमैन का। इन्होंने क्या करा था, एक प्रिज्म लिया, उससे लाइट को स्प्लिट करा तो स्पेक्ट्रल बनेगा आपका, ठीक है। और इन्होंने बोला कि हमने एक एरोबिक बैक्टीरिया लिया, उसमें उसको हमने एक्यूमुलेट करा, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में मतलब लिया, तो हमने देखा कि ब्लू एंड रेड रीजन में सबसे ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुए थे। तो ये आपको याद रखना, ब्लू और रेड रीजन में ही एरोबिक बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुए।
नेक्स्ट है हाँ, एक वो थी रिएक्शन कि CO2 प्लस H2O इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बना रहे हैं, आपका ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। ये 19th सेंचुरी में पता लग गया था। अब वैन नील ने क्या बताया कि पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन करते हैं। इन्होंने ये बताया कि ये जो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं इनमें जो डोनर होता है वो H2S होता है जो कि सल्फर देता है, और हैंस इससे पता लगा कि जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है ये ऑक्सीजन ये हमें H2O से मिल रही है, ठीक है, ना कि CO2 से। ये इन्होंने बताया ये ऑक्सीजन हमें वाटर से मिलती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस हो किधर रहा है, बेसिकली ये होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का एक बार स्ट्रक्चर देख लो, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे थैलाकॉइड। थैलाकॉइड जो होते हैं, जब बहुत सारे थैलाकॉइड मिलेंगे तो एक ग्रेना बनाएंगे, ठीक है, ये है हमारा ग्रेना। और इन दोनों को जो दो ग्रेना को कौन जोड़ता है, स्ट्रोमा लैमिला। ये आपको दिख रहा है, ये ग्रेना है, इन दोनों को स्ट्रोमा लैमिला ने जोड़ा हुआ है, ठीक है। इन ग्रेना में क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, PS1 PS2, ठीक है। पर स्ट्रोमा लैमिला में क्या प्रेजेंट होता है, PS फर्स्ट ही ओनली प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आगे पढ़ोगे। ये क्या आपका स्ट्रोमा है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रोमा है। इसमें क्या होती है, इंजाइमेटिक रिएक्शन होती है जहाँ पे शुगर बनता है। और ग्रेना में क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है जिसमें क्या बनता है, ATP और NADPH बनता है। ये स्टार्च ग्रैन्यूल्स होगी, लिपिड ड्रॉपलेट्स होगी। बस आपको याद रखना है कि ग्रेना में क्या होता है, ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है और लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर होती है। और स्ट्रोमा में क्या होता है, इधर बाहर क्या होगी आपकी शुगर की सिंथेसिस होगी, यहाँ पे बनेगा स्टार्च, ठीक है। अब कुछ पिगमेंट्स के आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है, मतलब क्या पिगमेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल A में प्रेजेंट होता है आपका ब्लू और ग्रीन, क्लोरोफिल B फॉर येलो ग्रीन, कैरोटीनॉइड येलो ऑरेंज और ज़ैंथोफिल्स येलो। ओके, सो इसकी ट्रिक है फिब्योर से आप उसको याद रख सकते हो। तो BG फॉर क्लोरोफिल A, GY फॉर क्लोरोफिल B, YO फॉर क्लोरोफिल C। यहाँ तक आप याद कर लेना और इसको याद कर लो, ज़ैंथोफिल येलो के लिए होता है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के ब्लू और रेड रीजन में होता है फोटोसिंथेसिस। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, किसके एक्सपेरिमेंट में, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। पहले हम लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, देन वाटर की ब्रेकडाउन करेंगे, देन रिलीज करेंगे ऑक्सीजन को, देन फॉर्मेशन हो जाएगा ATP और NADPH का। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं आपके लाइट रिएक्शन में, ठीक है। अब ये देखो, जो पिगमेंट्स होते हैं आर ऑर्गेनाइज्ड इन 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, PS फर्स्ट एंड PS2। जो PS फर्स्ट होता है उसमें जो PS फर्स्ट का जो क्लोरोफिल A है वो क्या कितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, 700 नैनोमीटर की। और PS सेकेंड का जो क्लोरोफिल A है वो 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, जब इन पे लाइट गिरती है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को मतलब बाहर फेंकते हैं और उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डालेंगे, फिर एक पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप इस स्टेप से याद रखना है। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, पहले लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर वाटर की ब्रेकडाउन करते हैं, फिर O2 रिलीज होता है और ATP और NADPH फॉर्म होते हैं आपके। और ये कहाँ पे हो रहा है प्रोसेस, ग्रेना में हो रहा है, ठीक है। और लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, ये आप मुझे बताना बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जो हमारा PS सेकेंड होता है, PS सेकेंड क्या करेगा, PS सेकेंड का जो क्लोरोफिल A है वो एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, ठीक है। अब इसने एब्जॉर्ब कर लिया, अभी क्या करेगा, कॉज इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड एंड जम्प। जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को जंप करेगा, उसको एक्साइटेड करेगा अपनी पोजिशन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ साइटोक्रोम्स, और ये कहाँ पर चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चल जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। देन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डाउनहिल इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डाउनहिल मूवमेंट करेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। ये देखो, ये पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले PS सेकेंड ने क्या करा, एब्जॉर्ब करी लाइट को 680 नैनोमीटर की, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, देन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने किसके पास भेज दिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होगा, ATP की फॉर्मेशन होगी, वो हम पढ़ेंगे कैसे हो रहा है। फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा,
PS फर्स्ट को दे देगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट को। अब ये इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, फिर यहाँ से NADPH बन जाएगा। तो देख लो ATP और NADPH कैसे बन रहा है, ठीक है, देख लिया। इसी को हम जेड स्कीम बोलते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल बोलते हैं। डाउन हिल मूवमेंट आप देख रहे होंगे, एक तरह का जेड ही तो बन रहा है ये, राइट, ठीक है। और इसमें इनर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड में, मतलब ल्यूमन में आपके क्या होता है, वाटर की ब्रेकडाउन होती है और हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होती रहती है यहाँ पे। जब फोटो सिस्टम सेकेंड क्या करेगा, फोटोलाइसिस करेगा H2O को टू फॉर्म ऑक्सीजन। अब आपको याद रखना है कि जो हमारा PS सेकेंड होता है वो प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है उसका, फायोफाइटिन। ये आपको नाम याद रखना है। PS फर्स्ट सेकेंड का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है फायोफाइटिन। फिर ये फायोफाइटिन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, प्लास्टोक्यूनॉन को देगा। प्लास्टोक्यूनॉन के बाद ही किसे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम B6F को देगा। ये जो साइटोक्रोम होता है ना, ये ही ATP की फॉर्मेशन करता है, राइट। ये ATP की फॉर्मेशन करेगा, देन ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन का किसके पास चल जाएगा, PS फर्स्ट के पास। PS फर्स्ट ये देगा अपना इलेक्ट्रॉन किसको, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, जो कि है FES, ठीक है। FES क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है किसका, PS फर्स्ट का। ये FES क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा FNR को। ये FNR क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा, NADP प्लस से क्या बना देगा, NADPH बना देगा। ओके, तो देख लिया ATP और NADPH कैसे बनता है लाइट रिएक्शन में, समझ गए हो ना पूरा एक रिएक्शन। इसको आपको स्टेप वाइज याद रखना है कि किसके किसके पास ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसी को हम एक और बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी हमने पहले भी पढ़ा, इसको अभी दोबारा पढ़ लिया, एक बार तीसरी बार पढ़ेंगे तो ये अच्छे से प्रोसेस याद हो जाएगा। आपको याद रखना है फायोफाइटिन का नाम, FES का नाम, ठीक है, ये पूरे याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब होता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, ATP की सिंथेसिस कर रहे हैं, इसी को फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अगर हम साइक्लिक प्रोसेस में करेंगे ATP की सिंथेसिस, या तो नॉन साइक्लिक वे में करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक। ये जो प्रोसेस है ना, PS सेकेंड से हम PS फर्स्ट को जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ATP और NADPH की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये पूरा नॉन साइक्लिक है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वापस PS सेकेंड के पास तो नहीं जा रहा है ना, तो ये हमारा नॉन साइक्लिक वाला हुआ। तो वही लिखा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन व्हेन PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट वर्क इन सीरीज एंड आर कनेक्टेड बाय ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या है, कनेक्टेड है। और इसमें क्या होता है, ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पढ़ लिया ना नॉन साइक्लिक वाला, तो हमने पढ़ लिया है। अब हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये कहाँ पे होता है, व्हेन ओनली PS फर्स्ट इज फंक्शनल, जिसमें बस PS फर्स्ट हमारा फंक्शनल होता है। द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम, इसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटेड करता है फोटो सिस्टम के अंदर ही, और ये PS फर्स्ट में आता है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा स्ट्रोमा लैमेला होता है उसमें प्रेजेंट होता है ओनली PS फर्स्ट, और लैक करता है ये PS सेकेंड को और NADP रिडक्टेस एंजाइम को, ठीक है। स्ट्रोमा लैमेला के पास PS सेकेंड भी नहीं होता और NADPH भी नहीं बनता इधर, ठीक है। और आपको एक्स्ट्रा क्या मैंने याद करने को बोला था कि जो ग्रेना होता है उसके पास दोनों होता है, PS फर्स्ट भी PS सेकेंड भी। अब होता कैसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे देखो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है साइकिल बैक टू PS फर्स्ट थ्रू ETC के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन दोबारा PS फर्स्ट के पास चल जाता है। इसमें बस ATP की सिंथेसिस होती है और ये रिक्वायर करता है 680 नैनोमीटर से अबव की लाइट, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि PS फर्स्ट को कितना चाहिए होता है, 700 नैनोमीटर, तो इतने तक तो होनी चाहिए ना लाइट, मतलब 680 से ऊपर वाली लाइट चाहिए इसे। तो अगर हमारे पास इतनी लाइट आती है 700 नैनोमीटर की, तब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, FES, ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर। अभी FES के पास गया, FES के पास से ये FD के पास गया, फेरोडेक्सिन। फिर फेरोडेक्सिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम B6F के पास। साइटोक्रोम B6F क्या बनाएगा, ATP बनाएगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, PS फर्स्ट को दोबारा वापस रिटर्न गिफ्ट में वापस दे देगा। तो देख रहे हो ना इलेक्ट्रॉन का कैसे फ्लो हो रहा है, साइक्लिक फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसको एनसीईआरटी में बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक मानते हैं और मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाया आपको। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गए तो आपको पूरा कैमियो ऑस्मोटिक समझ में आ जाएगा। तो इसमें हो क्या रहा है, एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। हम ये जो एटीपी की सिंथेसिस कर रहे हैं ना, एटीपी की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किससे लिंक होता है, प्रोटोन ग्रेडियंट से। जब प्रोटोन ग्रेडियंट बनेगा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस तभी हमारा एटीपी का सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब उसके पूरे स्टेप्स होते हैं कि ये प्रोटोन ग्रेडियंट बनता कैसे है। प्रोटोन आपको पता है H+ को बोलते हैं, तो हमें क्या करना है, इसका H+ का ग्रेडियंट बनाना है। ठीक है, कम ज़्यादा इसको करना है ताकि एटीपी की सिंथेसिस हो सके। तो प्रोटोन एक्यूमुलेशन टूवर्ड इनसाइड द मेम्ब्रेन ल्यूमन, हमें क्या करना है, प्रोटोन का एक्यूमुलेशन करना है, प्रोटोन को जमा करना है कहाँ पे, ल्यूमन के अंदर। थैलाकॉइड है ना ये, थैलाकॉइड का जो ल्यूमन है इसके अंदर हमें क्या करना है, एक्यूमुलेशन करना है H+ का, राइट। तो कैसे होगा, सबसे पहले स्टेप है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ल्यूमन में जो हो रही थी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, द H+ आइन एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, कहाँ पे, हाँ ये दिख रहा है H+ ये जो बन रहा था, जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही थी, तो ये जो H+ कहाँ पे जमा हो रहा था, कहाँ पे जमा हो रहा था, ये ल्यूमन में ही तो हो रहा था ना। तो ल्यूमन में जमा हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, H+ की एक्यूमुलेशन हो रही है ल्यूमन में विद दी हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि वाटर को तोड़ने की वजह से H+ एक्यूमुलेट हो रहा है, फर्स्ट रीज़न ये मिल गया। सेकंड है हमारा एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू फोटो सिस्टम, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था फोटो सिस्टम में, तो हमने बताया था कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर था उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया था, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था, नाम बताओ, 518 PS सेकंड ने अपना इलेक्ट्रॉन 518 को दिया। 518 ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक हाइड्रोजन कैरियर भी था। वाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन इट रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा। यह करता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के साथ साथ, हाइड्रोजन कैरियर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ये प्रोटॉन को रिमूव कर देता है स्ट्रोमा में से। अगर हम स्ट्रोमा में से प्रोटॉन को रिमूव करेंगे तो स्ट्रोमा में तो प्रोटॉन कम हो जाएगा, पर ल्यूमन में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और हमें ल्यूमन में ही प्रोटॉन को ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो प्रोटॉन रिलीज्ड इनटू ल्यूमन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। और वो कौन सा था, कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर था, वो नाम बताना है आपको, साइटोक्रोम B6F। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द NADP रिडक्टेज एंजाइम लोकेटेड ऑन स्ट्रोमा साइड। ये कहाँ पे लोकेटेड है, स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन में। थैलाकॉइड की जो स्ट्रोमा वाला साइड होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम। प्रोटोन नेसेसरी फॉर रिडक्शन ऑफ NADP+ टू NADPH। प्रोटोन जरूरी रिडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस प्रोटोन ऑल्सो रिमूव फ्रॉम स्ट्रोमा। ये भी क्या करता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम स्ट्रोमा का H+ यूज़ कर लेता है NADPH बनाने के लिए, जिससे क्या होता है, स्ट्रोमा में H+ कम हो जाता है। हम यही तो चाह रहे हैं ना कि स्ट्रोमा में H+ कम हो जाए, ल्यूमन में बढ़ जाए, जिससे कि प्रोटोन की कंसंट्रेशन में अफेक्ट हो। हमें प्रोटोन की कंसंट्रेशन को कम ज़्यादा करना है, जिस वजह से हमारा क्या बन सके, ATP सिंथेसिस हो सके। तो यही लिखा है कि विद इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटोन इन स्ट्रोमा डिक्रीजेस एंड प्रोटोन इन ल्यूमन इंक्रीजेस, जिससे ये क्या क्रिएट कर रहा है, प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है अक्रॉस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एज वेल एज डिक्रीज pH इन ल्यूमन। और pH भी तो कम होगा ना, अगर ल्यूमन में आपका H+ बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली pH कम हो जाएगी। H+ का बढ़ना मतलब एसिडिटी होना, एसिडिटी होना मतलब pH कम होना, राइट। 5 से कम होता है ना pH, तभी एसिडिटी होगी। ठीक है, वही दिखाई कि ल्यूमन में H+ बढ़ गया, pH कम होगा, जिससे कि सिंथेसिस हो जाएगी ATP की। अब हो कैसा रहा है, ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटोन across the membrane to the stroma through transmembrane channel CF0 of ATP synthesis। आपको याद रखना है कि इसके दो चैनल होते हैं, CF0 और CF1। ये क्या करते हैं, जो CF0 वाला होता है ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होता है, फंसा हुआ होता है। ठीक है, जिस ये क्या करता है, फैसिलेट डिफ्यूजन करेगा प्रोटोन को अक्रॉस मेम्ब्रेन, इससे प्रोटोन पास होगा। ठीक है, इससे प्रोटोन पास जाएगा। और CF1 क्या करता है, प्रोट्रूड ऑन आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये करता है मेम्ब्रेन के थोड़ा बाहर की तरफ होता है CF1 वाला, फेसेस द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा को फेस करता है और ब्रेक डाउन करता है ग्रेडियंट को टू प्रोवाइड एनर्जी। ये अपनी मूवमेंट से ही क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट। जब यहाँ से H+ पास होगा तभी हमारी एनर्जी पास होती है। आपको याद रखना है कि CF0 कहाँ पे प्रेजेंट है,
थैलाकोइड मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होता है, और CF1 प्रोट्रूड ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन फेसेस ट्रॉमा। ये 2 लाइन आपको याद रखने की, कौन सा कहाँ प्रेजेंट है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैल्विन साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर C3 C4 हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो कैल्विन साइकिल होती है वो हमारे सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट में देखने को मिलती है, C3 प्लांट में भी और C4 प्लांट में भी। कौन सी साइकिल? कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के 3 स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से? कार्बोक्सिलाइजेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन, नाम से ही पता लग रहा है कि CO2 की फिक्सेशन होगी, फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। और वो स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट क्या है हमारा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो क्या होता क्या है, RUBP की प्रेजेंस में हम CO2 की फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। RUBP की प्रेजेंस में CO2 की फिक्सेशन करेंगे, और कौन सा एंजाइम लेते हैं? RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम लेंगे, तो हमारा 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 PGA के, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? रिडक्शन होगा। इसमें क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ 2 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, इसको हम विद द हेल्प ऑफ 2 ATP एंड 2 NADPH इसका रिडक्शन कर देंगे। किस में रिडक्शन? ये किस में रिड्यूस हो जाएगा? ट्रायोस फॉस्फेट में रिड्यूस होगा। ये आपको याद रखें कि 2 ATP और 2 NADPH यूज़ करेंगे रिडक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा रीजनरेशन का। रीजनरेशन में क्या होता है? एक ATP की रिक्वायर होगी फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। ये जो RUBP हमने फर्स्ट में यूज़ करा था ना, इसी का दोबारा से रीजनरेट करना है हमें। हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है इसको ATP देंगे रीजनरेट करने के लिए RUBP, ठीक है। ये तो हमने स्टेप वाइज समझा। अब इसको हम फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे कि हमें जल्दी से याद हो जाए। तो पहले क्या होगा, RUBP का कार्बोक्सिलाइजेशन होगा। इसको RUBP जो है हमारा 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, RUBP को जो हम CO2 देंगे तो हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा था, राइट। और ये 6 कार्बन का है, इसके 2 मॉलिक्यूल बने, मतलब 12 कार्बन, ठीक है। अब इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन में हमने इसको क्या दी, हमने रिडक्शन में इसको 2 ATP और 2 NADPH दिया। इसका रिडक्शन हुआ किस में? ADP और NADP प्लस में। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट का जब हम रिडक्शन करेंगे तो हमारा ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा। अभी जो ट्रायोस फॉस्फेट है ये क्या करेगा, इसके पास 6 कार्बन है, तो ये अपने में से जो 5 कार्बन हैं वो तो वापस भेज देगा रीजनरेट होने के लिए, और इसमें से 1 कार्बन किसे दे देगा? स्टार्च की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। पर स्टार्च जो ग्लूकोज होता है वो तो 6 कार्बन का होता है, तो ये साइकिल हमें 6 बार करनी पड़ेगी एक स्टार्च मॉलिक्यूल बनाने के लिए, राइट। ये 5 कार्बन का रीजनरेशन कैसे होगा? हम इसको एक ATP देंगे, ठीक है, एक ATP देंगे, और जो ट्राइस फॉस्फेट है ये 5 कार्बन का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RUBP में, राइट। तो हमें याद रखना है कि C3 साइकिल में टोटल 3 ATP और 2 NADPH यूज्ड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये MCQ में बनता है कि C3 साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH यूज़ होता है। तो 6 CO2 से एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH आपका लगता है, राइट। इसको याद कर लो कि कितनी ATP, 18 ATP और 12 NADPH फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा C4 पाथवे। C4 पाथवे आपको देखने को मिलता है मेज और सॉर्गम में, राइट। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, जो C4 पाथवे आपको ड्राई ट्रॉपिकल रीजन प्लांट में देखने को मिलेगा, जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, उन प्लांट्स में देखने को मिलता है C4 प्लांट। इनको ये टॉलरेट करते हैं हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, और इसमें कोई फोटो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस भी नहीं होता, और ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? C4 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट, राइट। फर्स्ट CO2 फिक्सेशन C4 एसिड। C3 पाथवे फॉर मेन बायोसिंथेटिक पाथवे होता है हमारा। इसमें 2 सेल होते हैं, एक मिजोफाइल सेल होता है, एक बंडल शीट सेल होता है, ठीक है। बंडल शीट सेल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्या फीचर है? सबसे पहले बंडल शीट सेल जो होता है, लार्ज सेल्स होते हैं, इसके बड़े बड़े सेल्स होते हैं, फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड वेस्कुलर बंडल। जो वेस्कुलर बंडल होता है उसके चारों तरफ ये लेयर की फॉर्मेशन करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। थिक वॉल होती है इम्परवियस टू गैसेज एक्सचेंज, इससे गैसेज पास नहीं होती, ये इम्परवियस होती है गैसेज एक्सचेंज के लिए। नो इंटरसेलुलर स्पेस। क्रैंच एनाटॉमी देखने को मिलेगी आपको इनकी लीव्स में, बंडल शीट सेल की लीव्स में आपको क्रैंच एनाटॉमी देखने को मिलती है, ठीक है। इसको हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं C4 पाथवे को। इसमें होता क्या है,
प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इसका 3 कार्बन का फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है, ये आपको नाम याद रखना है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट इसका प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, C4 का, पैप बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। प्रेजेंट इन मीजोफाइल सेल, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इसका प्राइमरी एक्सेप्टर मीजोफाइल सेल में प्रेजेंट होता है। मीजोफाइल सेल्स लैक रुबिस्को एंजाइम, इसमें रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है इनके मीजोफाइल सेल में। द C4 एसिड OA इज फॉर्म्ड इन मीजोफाइल सेल, इसका जो ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड है वो मीजोफाइल सेल में फॉर्म होता है। होता क्या है, हमने एटमॉस्फेयर से CO2 ली SO3 नेगेटिव के फॉर्म में। पैप इसका क्या है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है। जब CO2 की फिक्सेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैप तो हमारा क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है जो कि C4 है। तभी तो C4 साइकिल बोलते हैं इसे, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट, वो हमारा C4 बनता है, C4 एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये अपने आप को कन्वर्ट करता है मैलिक एसिड में मीजोफाइल सेल के अंदर ही। ये मैलिक एसिड को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे किसके पास, बंडल शीट सेल के पास। मैलिक एसिड की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, ये भी 4 कार्बन का ही है। अभी मैलिक एसिड की क्या होती है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, CO2 की रिमूवल करेंगे, क्योंकि ये एक CO2 को रिमूव करेंगे जो कि फिक्सेशन में जाएगी, कैल्विन साइकिल परफॉर्म करेगी। ठीक है, आपको याद रखना वही कैल्विन साइकिल जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, जिसके 3 स्टेप थे। पर उस केस में जो कैल्विन साइकिल थी C3 प्लांट में वो मीजोफाइल सेल में हो रही थी, बट यहाँ पे C4 प्लांट में इसकी कैल्विन साइकिल बंडल शीट सेल में हो रही है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब ये जो C3 एसिड जो बचा ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बैक टू द किसके पास, मीजोफाइल सेल के पास। ये C3 एसिड, इसका रीजनरेशन होकर दोबारा आपका पैप बन जाएगा, राइट। जो हमारा बंडल शीट सेल होता है वो रिच इन रुबिस्को, उसमें रुबिस्को प्रेजेंट होता है बट लैक पैपकेस। बंडल शीट में ये है बंडल शीट सेल, यहाँ पे आपको कहीं रुबिस्को दिख रहा है, नहीं, अरे सॉरी, रुबिस्को तो है ना, कैल्विन साइकिल तो रुबिस्को की मदद से हो रही है, तो इसलिए रुबिस्को है पर पैप नहीं है इसमें प्रेजेंट, क्योंकि पैपकेस यहाँ पे प्रेजेंट है ना मीजोफाइल सेल में। और कैल्विन पाथवे जो है C3 प्लांट में वो मीजोफाइल सेल में होता है, अभी बताया मैंने। और C4 प्लांट में कहाँ पे हो रहा है, बंडल शीट सेल में हो रहा है, राइट। ये आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा फोटो रेस्पिरेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोटो रेस्पिरेशन बस आपका C3 प्लांट में होता है, C4 प्लांट आपको फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता है C4 प्लांट में। तो फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली है क्या, राइट। तो हमने बताया था कि जो हमारा RUBP है वो CO2 की फिक्सेशन जब हम करते हैं उससे, तो हमारा 3PGA बन रहा था। हमने सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप जो था C3 प्लांट में वो यही पढ़ा था ना कैल्विन पाथवे में। पर हमें याद रखना है कि जो रुबिस्को है, रुबिस्को एंजाइम, ये बहुत अबेंडेंट एंजाइम होता है। और जो रुबिस्को है इसकी ग्रेटर एफिनिटी होती है CO2 के लिए। जब अगर CO2 और O2 इक्वल अमाउंट में होंगे तो ये CO2 के साथ ही फिक्स होगा। पर कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि CO2 की अमाउंट बहुत कम है, CO2 की अमाउंट बहुत कम है और O2 की ज़्यादा है, तो ना चाहकर भी रुबिस्को को O2 के साइड बाइंड करना पड़ता है। और ये कंडीशन C3 प्लांट में देखने को मिलती है और बहुत फालतू की रिएक्शन होती है ये, इसमें कुछ फॉर्मेशन नहीं होता बल्कि ATP का यूज़ होता है, ATP वेस्ट होती है। ठीक है, तो C3 प्लांट में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जो O2 है ऑक्सीजन वो बाइंड करता है रुबिस्को के साथ और CO2 फिक्सेशन करता है, CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाती है इसमें। ठीक है, तो RUBP O2 के साइड बाइंड करेगा तो CO2 फिक्सेशन नहीं हो रही ना इसमें, O2 की साइड बाइंड कर रहा है तो ऑक्सीजनेशन हो रही है इसमें, रुबिस्को की ऑक्सीजनेशन हो रही है। तो क्या बनेगा हमारा 1 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। ये आपको नाम याद रखना है, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। इसमें कोई शुगर नहीं बनती, फोटो रेस्पिरेशन में कोई शुगर नहीं बन रही, कोई ATP नहीं बन रही है, और ये बल्कि क्या रिलीज़ कर रहा है, CO2 रिलीज़ कर रहा है विद यूटिलाइजेशन ऑफ ATP को यूज़ करके। कितना बेकार प्रोसेस है। ठीक है, ATP को यूज़ कर रहा है और कुछ प्रोडक्टिव चीज़ नहीं दे रहा है हमको। जो C4 प्लांट है वो तो फोटो रेस्पिरेशन दिखाता ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था इसमें CO2 को, C4 प्लांट के पास एक मैकेनिज्म होता है कि ये अपनी CO2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर सकता है एट एंजाइम साइट, राइट। तो यही था फोटो रेस्पिरेशन, याद रखना कि बस C3 प्लांट में देखने को मिल रहा है आपको, राइट। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये लास्ट है। इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ लो कि जो हमारे ब्लैकमैन्स थे उन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था कि जिसकी अमाउंट कम होगी, जो लिमिट में होगा उसी की चलेगी, जो लिमिट में होगा उसी की चलेगी। मतलब कि
उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ प्रोसेस होंगे। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो लाइट को एज अ फैक्टर मान के फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी। अगर CO2 कंसनट्रेशन में 2 चीज़ें देखनी पड़ती है, C4 प्लांट के लिए अलग, C3 प्लांट के लिए अलग होता है। C4 प्लांट में क्या होता है, इसकी सैचुरेशन होती है 360 में और C3 प्लांट के लिए होती है 450। ये नंबर याद रखना है, C4 फॉर 360, C3 450। जो C3 प्लांट है उसमें ग्रीन हाउस क्रॉप्स आती हैं, टमाटोज और बेल पेपर, ये आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट है टेम्परेचर के लिए। ट्रॉपिकल प्लांट में हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। वाटर स्ट्रेस कॉजेज, वाटर के लिए वाटर स्ट्रेसेस कॉजेज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, हैंस रिड्यूस CO2 अवेलेबिलिटी। और लीव्स क्या हो जाती हैं जब वाटर स्ट्रेस होता है, विल्ट हो जाती है, रिड्यूसिंग सरफेस एरिया ऑफ लीव्स। इसको थोड़ा आप NCERT से रिवाइज कर ले रहे हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया। एंड थैंक यू वेरी मच।